नमस्कार, पंजाब डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब डिबेट में आज बात करेंगे केंद्र और किसानों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार बढ़ रहे टकराव की। नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी की अपील के बाद उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ बात बने, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने न सिर्फ दो टूक किया है बल्कि आंदोलन के लंबा खींचने का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो डटे रहेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध टूटेगा कैसे, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे और कब तक होगा, आखिर बात बनेगी कैसे। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसान अपने अपने रुख पर कायम हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस पर समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात बनने की बजाय और बढ़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब आंदोलन के लंबा होने की वजह केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, तो किसान संगठन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील कर रहे हैं। आंदोलन के लंबा खींचने का ठीकरा भी संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर फोड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि आंदोलन केंद्र की जिद की वजह से लंबा खींचा है। अगर केंद्र नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो हम लौट जाएंगे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी के आंदोलन जीवी बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वो आंदोलन जीवी होने पर भी गर्व करते हैं। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है। महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन डटे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। सरकार की ओर से संशोधन के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं, जिन्हें किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। अब तो अगले दौर की बातचीत का भी रास्ता नहीं खुल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर गतिरोध खत्म होगा तो कैसे? आखिर कैसे बात बनेगी? क्या है इस किसान आंदोलन का हल? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। तो कई सारे सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार अपने रुख पर कायम है और किसान भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। एक नजर सवालों पर डालते हैं आज के क्या कुछ सवाल। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की ये पंजाब डिबेट। क्या आंदोलन के लंबा होने का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ना सही है? क्या नए कृषि कानूनों पर किसान और केंद्र अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं? क्या आंदोलन के लंबा होने का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ना सही है? ये गंभीर सवाल, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे नए कृषि कानूनों पर केंद्र और किसान क्या अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। क्या किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध और बढ़ रहा है? तो कई सारे सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों पर पंजाब डिबेट में अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका किसानों के इस आंदोलन को, लेकिन यह आंदोलन लंबा होने की वजह केंद्र की जिद है। ये एसकेएम की ओर से कहा गया है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से आंदोलन लंबा हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी जिद छोड़े, नए कृषि कानूनों को वापस ले, ये कहा जा रहा है किसान संगठनों की ओर से। नए कृषि कानून रद्द करे केंद्र सरकार, हम वापस लौट जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन जीवी जो शब्द पीएम ने कहा सदन के अंदर, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हमें आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है। सरकार के अड़ियल रवैये से लगातार जो क्राइसिस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
लेवल पर सरकार का दावा है किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। मंडियों, बिचौलियों की जगह कंपनियों और व्यापारियों को अपनी उपज किसान बेच सकेगा। ये सरकार कह रही है इन बिलों के जरिए किसान मंडी की तरह टैक्स देने से भी बचेगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं, केंद्र सरकार की ओर से इन कानूनों को लेकर अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन सरकार की बात को समझने और मानने के लिए किसान तैयार नहीं है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका सीधा आपसे मैं परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी से अभाव सिंह ग्रेवाल हैं। अभाव सिंह ग्रेवाल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ पंजाब डिबेट में शामिल होने के लिए। साथ ही भारतीय किसान यूनियन कानपुरिया से प्रवक्ता है रवनीत। रवनीत जी, आपका स्वागत है चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। रवनीत जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर रहा हूं पंजाब डिबेट की मैं। सर, कैसे गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप, क्रिया प्रतिक्रिया, लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं, लेकिन ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा है और उलझ रहा है। रवनीत जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मसला हल कैसे होता है जी, आपको भी पता है कि जब भी कोई मसला उजागर होता है तो उसका हल एक ही होता है, बातचीत। तो हम तो बातचीत के लिए तब भी 11 मीटिंगों में हमें बुलाया गया, हम जाते रहे। अब भी अगर बुलाएंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पर इस मसले का हल अगर निकलेगा तो बातचीत निकलेगा और हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए रवनीत जी, लगता है तकनीकी खामी में आपके पास लौटूंगा। अभाव सिंह जी, आपका मैं रुख करता हूं। सर, क्या देख रहे हैं, कैसे समाधान होगा, कैसे गतिरोध खत्म होगा? 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कैसे हल होगा इस मसले का? सर, सरकार को स्पष्ट सी बात है, अपना अड़ियल रवैया छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। वो किस प्रकार से आप बात करेंगे उन किसान नेताओं से जब 40 में से 30-32 पे आपने युवापा जैसे केस और मुकदमे दायर कर दिए? आप किस मुंह से बात करेंगे उनसे? पहली बात। दूसरी बात, 11 दौर की बातचीत में एक बार भी सरकार कह देती है कि नहीं, ये कानून बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नहीं समझा पाए कि जिन किसानों के लिए ये कानून आ रहा था उन कानूनों को, उन किसानों के लिए तो बहुत क्या कहते हैं, बड़ी जल्दी लाया गया, उनसे पार्लियामेंट में डिबेट भी नहीं हुआ। लेकिन वही जो कंपनियां जिन्होंने फायदा देना था वो पिछले 3 साल से पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहां पे मंडीकरण बढ़िया है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। रिलायंस और अदानी ग्रुप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब हरियाणा में बना रहा है लगातार। तो इसका मतलब सरकार की मंशा ये थी कि पहले जो अपने सगे संबंधी उनको आप बता दें कि ये हम लाने लगे हैं, उसके बाद चुपचाप एक महामारी की ओर लेके आप इस कानून को ले आए। अब अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो इन कानूनों को वापस ले। ठीक है, लेकिन अभाव सिंह जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि लगातार सरकार की ओर से किसानों को ये कहा जा रहा है कि कानून अच्छे हैं किसानों के लिए, लेकिन कैसे फायदेमंद है ये नहीं बताया जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे सदन के अंदर कि अगर इन कानूनों में कोई दिक्कत है तो ये बताएं क्या दिक्कत है, क्योंकि लगातार किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि काला कानून है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है ये काला कानून है, लेकिन इसमें काला क्या है, इस पर चर्चा करें। और ये आंदोलन क्यों हो रहा है, ये सवाल बड़ा है। रवनीत जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें। रवनीत जी। देखिए जी, आंदोलन क्यों हो रहा है ये तो अब हर बच्चे को पता है, हर छोटे बच्चे से भी अगर पूछोगे उसको भी पता है कि आंदोलन क्यों हो रहा है। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि हमारा जो किस्सा है उसको ये छीन रहे हैं। जो उसके साथ जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ फार्म से किचन के बीच जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हर बंदे का कितना ये छीन ले रहे हैं और फिर कॉर्पोरेट कराने को दे रहे हैं। पहले देखिए इतने इसमें फार्म से लेके किचन तक कितने लोग इसमें गर्भ जिनके पल रहे थे, कितने को बच्चे की पढ़ाई हो रही थी, छोटे छोटे बिजनेस थे। पर अभी क्या होगा, जब बिगर कॉर्पोरेट्स आएंगे तो क्या होता है जी, सभी जगह वो उनका खुद फार्म में हार्वेस्ट करेंगे, सीड खुद प्रोक्योर करेंगे, किसी से पेस्टिसाइड अपनी लेके आएंगे, सारा कुछ अपना लेके आएंगे, रिटेल अपनी होगी, होलसेल अपनी होगी, पैकिंग अपनी होगी, ट्रांसपोर्ट अपनी होगी, तो अपने स्टोर होंगे। तो देखिए कितने लोगों को ये बेरोजगार करेंगे। ये देखा जाए, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, पर ये तो बताइए कि कितने लोगों को बेरोजगार कर रहे हो इस सारा कुछ छीन के। यानी कि आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन कानून का विरोध क्यों हो रहा है, इस पर बिंदुवार चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? सवाल ये भी है ना कि बिंदुवार चर्चा करें, किसानों
से ये अपील लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी कर रहे हैं, सदन से लेकर बाहर तक लगातार ये अपील की जा रही है कि आप बिंदुवार बैठकर इन मसलों पर चर्चा करेंगे और कोई दिक्कत है उनमें सुधार करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, 11 बार हम चर्चा के लिए गए हैं। जो जब पहली बार गए थे तो ये बोल रहे थे कि कानून बिल्कुल ठीक है, अगली बार गए तो बोले इसमें 2-4 खामियां हैं, तीसरी बार गए अब तक 8 खामियां मान चुके हैं। 2 बिल बिजली वाला और जो प्रदूषण वाला था दोनों बिल पे मान चुके थे, पर उसके बाद फिर से सदन में रखे गए बिल। तो कैसे, अगर इसमें खामियां हैं तो कानून को रद्द क्यों नहीं करते, नया कानून लेके आना, डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ। आपकी तरफ से है ना, सरकार तो कह रही है कि ये कानून अच्छे हैं। देखिए नहीं जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने ऑलरेडी मान चुकी है कि 8 खामियां हैं इसमें। अगर 8 पे मानी है तो आगे डिस्कशन करेगी, हम बाकी भी बता। रवनीत जी, वो खामियां तो सरकार ने तब मानी ना जब किसान ये कह रहे थे कि साहब हमें इन बिंदुओं पर दिक्कत है। सरकार ने कहा कि ठीक है, इसमें हम संशोधन करने को तैयार हैं। तो फिर क्यों उस मांग पर, उस बात पर नहीं डटे गए, क्यों डटे नहीं रहे उसी मांग पर कि हाँ ठीक है, इन बिंदुओं पर संशोधन होना चाहिए। अगर 8 बिंदु आप कह रहे हैं तो क्या उनमें संशोधन करके इन कानूनों को नहीं अपनाया जा सकता है? मैं बताना चाहता हूं जी, अगर जब ये स्टेट सब्जेक्ट है फार्मिंग का, तो इसमें अगर सेंटर दखल अंदाजी देगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कभी नहीं लिखा कि स्टेट सब्जेक्ट को का सेंटर का उसमें आए। अगर हम अभी संशोधन करा के वापस आ जाते हैं ना, तो फार्मिंग एक सेंटर सब्जेक्ट के अंडर आ जाएगा, जो ये चाह रहे हैं बहुत देर से। अगर उसके अंडर आ गया तो कभी भी ये अपना नए कानून लेके आएंगे। और दूसरा आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ 8 पे माने हैं, बाकी जो अभी हमारे 10-12 और पड़े हैं वो भी माने, सारे माने। अगर बेशक सारे संशोधन कर दें तो हम रेडी हैं। हमें क्या, हम तो वापस जाने के लिए अभी ऑलरेडी हमें 70 दिन हो गए जी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी मातामा बैठी हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, 200 से ऊपर हमारे जवान जो शहीद हो चुके हैं, जो किसान हैं। तो इनको ये एक बार और मैं बताना चाहता हूँ जी, कल जो इस सेशन हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने बड़े आंसू गिराए, जहाँ बड़े वो नमोश हुए कि जो उनके साथ वाले बंदे हैं वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया और वो जा रहे हैं। तो जो अभी किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला गया, उनके लिए हंजू नहीं गिरे कि क्या ये किसान वही नहीं जो हाथ आपको खाना देता उसी को काट रहे हो? तो ये चीजें क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री बोल रहे? हर चीज पे ट्वीट करते हैं। इवन अगर किसी सेलिब्रिटी का छोटा सा वो हो जाए ना, किसी का पेट में कुछ खराबी हो जाए तो उसको कॉल जाती है, उसको कॉल करके पूछते हैं कि क्या हाल है। तो यहाँ पे किसी ने कॉल भी नहीं की, हमसे पूछा भी नहीं, एक संदेशा भी नहीं आया प्रधानमंत्री जी का कि आप आंदोलन में बैठे हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हम भी इसी देश के वासी हैं जी, इसी देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हर बच्चा इसी देश के लिए काम कर रहा है। तो हमें क्यों नहीं इस देश का नागरिक समझा जा रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अभाव सिंह जी, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष बरगला रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, यानी कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की वजह से, सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से आंदोलन चल रहा है। जी सर, देखिए, ये जहां तक विपक्ष की बात है, ये हमारे किसान भाई बैठे हैं, यही आपको बता देंगे कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक पार्टी को वहां पे जाने की इजाजत नहीं मिलती। कोई भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती। और हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, हम 100% सहमत हैं। लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर इस देश के किसान पे कोई आपदा आएगी, अगर इस देश का किसान आहत होगा, अगर वो कुर्बानियां देगा, तो क्या विपक्ष होने के नाते हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम सरकार से सवाल पूछें? स्पेशली जो जेन्युइन सवाल बनता है कि भाई मोदी जी को 5 गुजरात के व्यक्ति जो मिले, उन्होंने कल राज्यसभा में बताया कि 5 लोगों की मौत हुई थी और इनमें इतना दुख था कि इन्होंने, गुलाम नबी आजाद जी ने मुझे बताया कि जैसे इतनी प्रॉब्लम होगी, जैसे मेरे किसान भाई ने कहा कि 200 से ऊपर लोग मर जाएं, बुजुर्ग बच्चे बैठे हों सड़कों पे और इनके दिल पर हल्की सी भी कोई जूं भी ना रहेंगे और इनको इस हिसाब का लगे, विच इज ये ठीक नहीं है। ये समझना पड़ेगा। ये मोदी सरकार को अपने अड़ियल रवैये को छोड़ के एक बारी अपनी जो है सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी सरकार और लोगों की प्रति कि हाँ जी, हम वाकई सिंसियर हैं, हम करना चाहते हैं, हम किसानों से बात करना चाहते हैं। और अगर वो एक्चुअली बात करना चाहते हैं तो
ये कितनी बड़ी बात है। थोड़ी देर के लिए किसान कानून हटा लीजिए, सब लोगों से बात कर लीजिए, फिर ले आइएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिन पूंजीपतियों को ये वादा कर चुके हैं कि हम आपका फायदा कराएंगे, वो अब ये होने देंगे नहीं। इसीलिए सरकार को प्रॉब्लम है। कह रही है कि हम इन कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार हैं 2-3 साल के लिए। सर देखिए, 1.5 साल के लिए आप कह रहे थे होल्ड कर देते हैं, होल्ड करके ये क्या गारंटी है जब ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग नहीं करेंगे? होल्ड करके क्या गारंटी है कि ये ऐसे हालात नहीं पैदा करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे स्लो पॉइजन देके जो हमारा मंडी सिस्टम है उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये हमारी सरकार से हमने देख चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो अब पहली बार ये हुआ कि इनको जेन्युइनली देश के किसान ने इनको चैलेंज किया है कि नहीं भाई, आप हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो अगर सिंसियरिटी है, अगर वाकई सिंसियरिटी है तो वापस ले लें। जो किसान नेताओं से बात कर रहे हैं उनकी कमेटी बनाई जाए, ये अपने एक्सपर्ट्स लें। सब मानते हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की जरूरत है, पर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की जरूरत किसानों को फायदा देने के लिए होनी चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को। ठीक है रवनीत जी, कृषि कानूनों से दिक्कत है या फिर एमएसपी पर कानून चाहिए? देखिए जी, एमएसपी पर भी कानून चाहिए और कृषि कानूनों में भी दिक्कत है। दोनों चीजें अलग अलग हम डिस्कस कर रहे हैं। एमएसपी तो एक देखिए, फिर आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एयर इंडिया था, एयर इंडिया है, एयर इंडिया रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। LIC थी, LIC है, LIC रहेगी। BSNL था, BSNL है, BSNL रहेगा। पर उनका हाल तो देखिए क्या किया, वही हाल हमारा करेंगे। बोल के एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती थी, उस पे ऑर्डिनेंस आना चाहिए, उस पे कानून बनना चाहिए। अच्छा ये बताइए रवनीत जी, अब तक एमएसपी का सिस्टम क्या था? एमएसपी का सिस्टम क्या था जी? एमएसपी क्या थी, जो आपको मैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया जी 1960, अभी तक कोई कानून था एमएसपी पर? एमएसपी पर कानून की एक मैं आपको बताता हूँ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया जी, उसमें एक जो बात की गई थी कि आप अगर पैडी ग्रो करते हो, हमारे पास क्योंकि पहले गुरदासपुर एरिया जो था वो उसका मॉइस्चर और क्लाइमेट बिल्कुल ठीक था पैडी के लिए, और पैडी हमारे लिए नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप थी। अगर हम नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो करके क्यों ग्रो कर रहे थे हम? क्योंकि उस पे एक ग्रांटेड हमें एमएसपी थी, एक एवरी ईयर एमएसपी अनाउंस होती थी, उसी हिसाब से कानून था एमएसपी पर अब तक? बिल्कुल था जी, बिल्कुल था, कानून था एमएसपी पर अब तक? अब तक खरीद कानून के हिसाब से हो रही थी, तो फिर एमएसपी पर कानून की मांगी क्यों की जा रही है? मैं बताना चाहता हूँ ना, जो नए इन्होंने नए लेके आ रहे हैं कानून। अरे सर, उनमें तो एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है नए कानूनों में। मैं बताता हूँ ना जी, मैं बता रहा हूँ एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया इस कानूनों में, क्योंकि जब पैरेलल मंडी आएगी तो एमएसपी तो रहेगी नहीं। अभी एमएसपी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एमएसपी पर अब तक कानून था? एमएसपी का सिस्टम अब तक क्या था? क्या कानून के मुताबिक एमएसपी तय होती थी हर एक फसल की? मैं बताता हूँ जी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जब हमारा जो कानून बना था ना, उसमें एमएसपी का एक था कि एमएसपी एवरी ईयर इंक्रीज होगी। फिर उन्होंने बोला कि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करेंगे 2014 में, इन्होंने बोला था इलेक्शन से पहले। 2016 में एफिडेविट देते हैं कि हम लागू कर ही नहीं सकते, हम इनकी जो इनकम है वो डबल कर ही नहीं सकते। फिर एक नया फॉर्मूला लेके आए इलेक्शन के पहले कि हम डबल करेंगे, पर ये फॉर्मूला ये है। पर उसमें मैं बताना चाहता हूँ, अगर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू कर दो, अगर आपके इलेक्शन की बातें थी, 2014 की बात थी कि हम लागू करेंगे, तो अभी लागू क्यों नहीं कर रहे? वही बात आपको बताना चाहता हूँ, एमएसपी अगर है तो उसको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? हमें डर है इस बात का, हमें सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए मेरी बात सुनिए रवनीत जी, आपने कहा कि एमएसपी अगर है तो उसके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह कि अगर एमएसपी है तो फिर कानून की मांग क्यों? और दूसरी बात यह कि इन कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है जी, अगर एमएसपी है। एक मिनट सर, अब जी आ रहा हूं सर आपके पास, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। रवनीत जी आप अपनी बात रखिए। हेलो रवनीत जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, एमएसपी थी, पहले चल रही थी, पर अभी क्या सरकार पे हमें विश्वास नहीं रहा जी, इसलिए कानून मांग रहे हैं। और अभी तक जो एमएसपी पर आप बेचते थे अपनी फसलों को, वो किस आधार पर बेचते थे? वो अविश्वास के आधार पर बेचते थे? तब भी तो विश्वास नहीं था सर, अभी भी तो विश्वास के आधार पर ही बेचा जा रहा था।
नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर एक एक्ट साइन हुआ था उसमें एमएसपी की गारंटी दी गई थी। ये तो नए जब अचानक से एक्ट आएंगे अब तो 6 साल इसमें बाद गारंटी सरकार से विश्वास कैसे उठ गया? जो नए नए आ रहे हैं ना, नए कानून आ रहे हैं, इसमें एमएसपी के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब एमएसपी का जिक्र ही नहीं है तो फिर डर किस बात का है? डर इस बात का है कि उसमें जिक्र किया नहीं गया। जिक्र करें सर, जिक्र तो अभी भी नहीं था ना एमएसपी का कहीं पर। अभी भी तो एमएसपी पर विश्वास से ही खरीद हो रही थी मंडियों में। अभी भी तो आप विश्वास के आधार पर अपनी उपज को बेचते थे। अभी तक भी तो कोई कानून नहीं था। इतने सालों से जब ये व्यवस्था चली आ रही है तो फिर अचानक से क्यों कानून की मांग हो रही है? और जब इन कानूनों में एमएसपी का जिक्र ही नहीं है तो फिर खतरा किस बात का लग रहा है? क्यों नहीं जी, खतरा इसी बात का तो खतरा लग रहा है कि अगर हमारा जो पहले ढांचा चल रहा है उसको ये स्पॉइल कर सकते हैं तो एमएसपी किसी भी टाइम तोड़ सकते हैं। अगर एमएसपी कानून आएगा तभी एमएसपी गारंटेड होगी। 2006 में एपीएमसी अबॉलिश की इन्होंने बिहार में। अभी बिहार के किसान का क्या हाल है आप खुद देख लो। 5-6 एकड़ वाला यहाँ पंजाब में फिर भी अच्छी रोटी खा के सोता है, वहां का 5-6 एकड़ वाला यहाँ पे आके हमारे लेबर कर रहा होता है। और तो अभी भी कई ऐसे किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं जिनको फायदा भी हो रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, सरकार कह रही है, और जो सरकार कह रही है कि कोरोना काल में जो रिकॉर्ड खरीद की है इससे पहले कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड खरीद कैसे हुई जी? अगर हमने ग्रो किया, क्योंकि दिस वाज दी ओनली इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ आई है। बाकी सारा कोरोना काल में डिक्लाइन आया। तो इसी वजह से तो इतना इंटरेस्टेड है सारे कॉर्पोरेट्स इसमें। यानी सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो गलत है, वो झूठे हैं? नहीं, सरकार ने खरीद की जी, पर पैदा किसने किया? पैदा तो किसान पैदा करेगा तभी तो बेचेगा। और सरकार भी तो तभी खरीदेगी जब किसान पैदा करेगा। बिल्कुल सही बात है जी। अगर सरकार किसान पैदा करेगा तभी सरकार खरीदेगी। पर इसके बाद यानी ये बात आप मान रहे हैं ना कि सरकार ने खरीद की है? सरकार ने खरीद की है, बिल्कुल की है जी। हम इस बात का दूर है कर ही नहीं रहे। पर जो इनकी अब मंशा है, जो पैरेलल मंडी आ रही है, सरकार ने खरीद क्यों की? क्योंकि अभी एफसीआई है, अभी बाकी पंजाब एग्रो है, वेयर हाउस है, तभी खरीद हो रही है। उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनका एक टारगेट होता है जो उनकी परचेज का। जब वो सारा कुछ अबॉलिश हो गया तो पैरेलल मंडी में अगर आप लेके जाओगे ना, 1-2 साल खरीद करेंगे, उसके बाद बोलोगे हम तो इसी रेट पे करेंगे, आपने देना तो दे दो, नहीं देना तो आप ले जाओ, वापस ले जाओ। किसान वापस कैसे ले जाएगा? 2 एकड़ वाला कहाँ ले जाएगा? किस सिटी में ले जाएगा? किस स्टेट में ट्रेवल कर लेगा 2-3 एकड़ वाला? ठीक है, यानी कि आपको डर इस बात का है कि अगर पैरेलल मंडी जो प्राइवेट व्यवस्था की बात हो रही है, अगर एफसीआई की लिमिट पूरी होगी, एफसीआई नहीं खरीदेगा तो आप प्राइवेट मंडियों में लेकर जाएंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, उनकी मर्जी होगी खरीदेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं खरीदेंगे। इस बात का डर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अवाब सिंह जी को मैं एक बार बीच में ला रहा हूँ। अवाब सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। और दूसरा मेरा सवाल इसमें एड ऑन ये है, एमएसपी को लेकर जो लगातार मैं रवनीत जी से सवाल पूछ रहा था कि एमएसपी पर अब भी खरीद विश्वास के आधार पर हो रही थी अब तक, और अभी तक किसी कानून की कोई बात नहीं हुई थी। नए कृषि कानूनों में भी एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर अब मांग एमएसपी पर कानून की क्यों हो रही है? अवाब जी। एमएसपी पर कानून की मांग इसलिए हो रही है कि अभी तक जो प्रोक्योरमेंट ढांचा था वो प्योरली सरकार का था। अब जो ये कर रहे हैं, इन्होंने प्रोक्योरमेंट पिछले 3-4 साल से अपने कुछ फेवरेट बिजनेस हाउसेस को प्रोक्योरमेंट का ढांचा बनाने की इजाजत दे दी, जो उन्होंने बना लिया। अब अगर वो आके यहाँ पे, और सेकेंडली उनको अनलिमिटेड स्टोरेज की भी इजाजत दे दी। अब जब कोई भी बिजनेस हाउस, वो तो सिंपल सी बात है जी, बिजनेस तो प्रॉफिट पे चलता है। कोई भी बिजनेस हाउस, लेकिन अगर तो फायदे का सौदा हुआ ना। अगर अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं प्राइवेट मंडी वाले, तो फिर वो किसानों की फसल को खरीदेंगे, जिस बात का डर अभी रवनीत जी दिखा रहे थे। अभी बताता हूँ वो फायदे का सौदा बिजनेस के लिए क्यों हुआ, किसान के लिए क्यों नहीं हुआ कि एक बारी वो अनलिमिटेड स्टॉक रख लेंगे, दूसरी बारी वो बोलेंगे कि हमें तो जरूरत नहीं है। तो किसान कहाँ मारा फिरेगा? गलियों में थोड़ी फिरेगा अपनी बोरियां लेके कनक की बेचने के लिए। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने इतना स्टॉक इकट्ठा कर लिया, आपने एस्मा में से फूड ग्रेन्स हटा दिए, तो वो होर्डिंग करेंगे। जब वो होर्डिंग करेंगे तो उसके साथ एक तो कंज्यूमर को नुकसान होगा और दूसरा प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ मिडल मैन का होगा। इसीलिए एमएसपी जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात सर, आज भी सर, लेकिन एक बात का आप मुझे जवाब दिए सर, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं। क्या अगर एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो ये गारंटी होगी कि प्राइवेट मंडियां कितना भी उनके पास स्टॉक हो खरीदेंगी? एमएसपी पर पहली बात, सर वो तो फसल का रेट तय हो रहा है ना।
नहीं, मैं मान रहा हूं। आप प्राइवेट मंडी को बाउंड नहीं कर सकते ना फिर खरीदने के लिए एमएसपी पर कानून बनकर। मैं आपको बिल्कुल ये कहता हूं कि प्राइवेट मंडी को आप बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रोड्यूस का एक न्यूनतम मिनिमम प्राइस आप रख सकते हैं। सर वो तो अभी भी चला आ रहा है। वही तो बात है सर, वो चला आ रहा है। हाँ। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ जाएगा और सरकार वो लिखित गारंटी नहीं देगी, हाँ। तो फिर ये प्राइवेट प्लेयर के हिसाब से चलेगा। जो फूड सर्विसेज हैं ये लोगों की जीवन के लिए, और हम एक गरीब देश हैं, सरकार का जो पीडीएस सिस्टम है वो इस पे निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सरकारी मंडियां उनको खत्म करने की बात तो कहीं हो नहीं रही है सर। अब वो भी वो देखिए, बड़ा व्यवस्था भी सिंपल सी- चलती रहेगी, उसके पैरेलल प्राइवेट भी चलेगी। किसानों सुनिए। को, किसान आजाद होगा अपनी फसल कहीं पर अब बेचे। सुनिए जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी मंडी खत्म करने की बात नहीं है, लेकिन आप सिंपल सी मैं सरकार का तर्क आपको बता रहा हूं सर, मैं जैसा नहीं, मैं सरकार वही- का तर्क है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं भी सरकार की बात ही कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि ठीक है जी, प्राइवेट भी चलेगी, सरकारी भी चलेगी। प्राइवेट में हम टैक्स नहीं लेंगे, सरकारी में हम टैक्स लेंगे। तो अब सिंपल सा इकोनॉमिक का रूल है जी, जहां इकोनॉमिक का रूल है, जहां टैक्स लगेगा वो चीज महंगी होगी। और दूसरा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सामने वाला है जिसको 3-4% का मार्जिन खेलने को मिल रहा है, वो ऑब्वियसली ज्यादा खरीद कर पाएगा। वो ऑब्वियसली, और इससे क्या होगा, जो सरकारी ढांचा है वो टूटेगा। आप सुनिए, हम बार बार बात करते हैं सरकार का ये तर्क। एक बात बताइए कि आज से 15 साल पहले बीएसएनएल की मोनोपोली थी, क्यों आज तक वो बीएसएनएल जो सारा स्पेक्ट्रम देती है, जिसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज क्यों वो घाटे में है? क्यों उसको कोई खरीदार खरीदना नहीं चाहता? क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने जब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई, उसके लिए सरकारी आधारों के लिए भी प्रोफेशनल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए थी। हमारा कहना यह है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या सो रही थी जब पिछले 3 साल से प्राइवेट कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, प्राइवेट कंपनीज अपना स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से आज तक सरकार एफसीआई से प्रोक्योर किया हुआ गेहूं और चावल सड़ता रहता है, खराब होता है, लेकिन सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करती क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। यही आपके पास कोलैटरल 10 लाख करोड़ का हर साल इकट्ठा होता है, सरकार इसे एक्सपोर्ट बेस्ड मार्केट बना दे। हमारा बार बार तर्क ये था कि पनग्रेन, पंसद जैसे धारे पंजाब में बनाए गए थे ताकि वो एक्सपोर्ट की तरफ देखें, ताकि वो आगे चले। और सरकार ने बेसिकली उनको क्या बना दिया, प्रोक्योरमेंट एजेंसी। अब हुआ क्या है, क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है और जो एफसीआई है, दे आर थरोली करप्ट एंड थरोली मिसमैनेज। नाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट। गवर्नमेंट कहती है कि भाई चलिए हम अब इनसे पिंड छुड़ाते हैं, लेकिन इनसे पिंड छुड़ाते छुड़ाते जो प्रोड्यूसर है उसके आप हाथ बांध रहे हैं, उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप, अच्छा हम कहते हैं ठीक है प्राइवेट में भी आने दीजिए, उसका भी फायदा हो सकता है, लेकिन कम से कम उस बायर को बाध्य तो करिए कि आप प्रोड्यूसर की लागत से कम पैसे उससे नहीं दे सकते। हम तो ये बातें मांग रहे हैं, यही एमएसपी है सर, और तो कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। नीयत की जरूरत है, और अपनी नाकामियों को, अपने ढांचे में कमजोरियों को, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए प्राइवेट प्लेयर लाए जा रहे हैं, और वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए किसानों को सूली पे टांगा जा रहा है। ये हमारा कहना। ठीक है, लेकिन अगर जो पूरी व्यवस्था चल रही है मंडी सिस्टम की, उसमें विस्तार होगा, भले ही वो प्राइवेट मंडियों को लेकर आ रहे हों, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे सुविधा बढ़ेगी? जैसे आपने टेलीकॉम सेक्टर का जिक्र किया, बीएसएनएल की आप बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर के लोग आए हैं उनसे सुविधाएं लोगों की बढ़ी हैं, रोजगार के साधन भी बढ़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं सर, बिल्कुल बड़े हैं। लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, खाने के बिना गुजारा कर लेंगे हम? चाहे हम फोन कॉल चाहे 10 मिनट के बाद कर लें, लेकिन जब भूख लगी होती है ना तो बंदा कुछ और नहीं सोचता। खाने के बिना गुजारा नहीं होता। दिस इज एन एसेंशियल सर्विस। टेलीफोन मैं कहता हूं बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन वो प्राइवेट के आने से जो सरकारी तंत्र था, जो एक बीएसएनएल जिसकी मोनोपोली थी, अब आई एम इन दैट एज, आई एम 40, आई एम इन दैट एज जब हम किसी के पड़ोसी के घर जाके फोन पे बात किया करते थे, और उससे आज बहुत बेहतर है। लेकिन क्यों उस मोनोपोली को ऐसे चेंज नहीं किया गया कि वो नंबर 1 बने? उसे नीलाम कर दिया गया, उसे इतना वीकन किया गया कि प्राइवेट प्लेयर उसी का फायदा उठा के आगे बढ़ गए। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारा यही कहना है
हमारा यही कहना है कि आप अपने आधारों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। केंद्र और स्टेट सरकारें अपने आधारों को इतना स्ट्रॉन्ग करें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मंडी जो सरकारियां हैं उनके पैरेलल एक प्राइवेट स्पेस खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकारी मंडियों का सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए, आपका ये मानना है? लेवल मजबूत होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकारी में टैक्स लगेगा और प्राइवेट में टैक्स नहीं लगेगा, फिर काहे का कानून, फिर काहे का फायदा। ठीक है, मैं रवनीत जी से चाहूंगा सर, जो बातें अभाव सिंह जी ने कही हैं, कितना आप सहमत हैं इन तमाम बातों से? और एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अभी भी नहीं लगता है कि अगर विस्तार होगा तो किसानों का फायदा होगा? नवनीत जी। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ी अच्छी बातें बताई, बड़ी अच्छे एग्जांपल्स देके इन्होंने। तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने कोई लेके ही आना है, कोई विस्तार ही करना है, कोई अच्छी इम्प्लीमेंट करने हैं, कुछ अच्छी चीजें लेके आई है, तो एपीएमसी में क्यों नहीं लेके आते जी? यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को भी इनकम आती है, जो हमारे गाँव के डेवलपमेंट में काम आती है, तो उसमें क्यों नहीं लेके आते? अगर प्राइवेट प्लेयर ने कुछ बाय करना तो एपीएमसी में आके बाय कर ले, हम कौन सा रोक रहे हैं? पर जो एमएसपी है उस पे आगे बाय कर लें। जो अभी क्या, अगर 1900 है तो 2000 पे आगे कोई भी बाय कर ले, हम किसी को कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा। तो ये कर सकते हैं कभी भी टाइम कर। तो इसके साथ पैरेलल मंडी का क्या करना है हमने जी? ऑलरेडी जो हमारा ढांचा बना हुआ है, इस साल बजट में भी क्या हुआ जी, बजट में सुनने लगा तो उसमें बात हुई कि जमीन की बात हो रही है, तो हम भी सुनने बैठ गए कि पता नहीं क्या होगा किसानों के लिए या मजदूरों के लिए। पर उसमें हुआ क्या, जमीन बेचने की बात हुई जी। जो पहले एक्वायर करके जहाँ पे गोडाउन बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, रोड्स बनी है, जो सारा कुछ स्टेडियम्स बने हैं, वो सारा कुछ प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं जी। अडानी जी को दे रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, केरला का एयरपोर्ट दे दिया। मतलब क्या क्या यार, सारा देश बेचना है हमने। तो क्या हमारा देश एक मंडी की तरह हो गया कि कोई भी आके बोली लगाए और इसको खरीदारी कर ले? क्या जो किसी अदारे का नाम ले लो जी, हर चीज बकाऊ कर दी इन्होंने। तो इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा कोई? सिर्फ किसान ही क्यों दिख रहे हैं हमें? अब किसान की जमीन बची है, उसको ले लो। एक और चीज बताना चाहता हूँ जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी, मेरी कोई साइंटिस्ट से बात हुई थी, ऐसे केमिकल अवेलेबल है मार्केट में एट अ वेरी चीप प्राइसेस, बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें जो सीड वो देंगे वही होगा, जो पेस्टिसाइड देंगे, इंसेक्टिसाइड देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, सारा कुछ उनके हिसाब से होगा। उसमें अगर कोई ऐसा केमिकल यूज कर दिया, उससे प्रोडक्शन 1.5 गुना हो जाती है, पर सिर्फ 2-3 साल के लिए। उसके बाद जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है, डीफर्टाइल होनी शुरू हो जाती है। अगर उसके बाद वो छोड़ के भी जाते हैं तो हमारे पास बंजर जमीन बचेगी जी, वो क्या थाली में परोस के इनको दोबारा देनी पड़ेगी? यही इनकी नीति है जी। इससे ही बचाना चाहते हैं, इसी से हम अपने को नहीं बचाना चाहते, जो इस कित्ते से जुड़ा है, हर उस वर्ग को बचाना चाहते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो एसेंशियल कमोडिटीज बिल है ना, उसमें जो इन्होंने संशोधन किया है, उससे पता क्या नुकसान किसको होगा? जो अर्बन कंज्यूमर है, जो मेरे जैसा किसान है या और किसान है, वो अपने उसके पास कनक होती है, अपनी दालें होती है, अपनी सब्जी उगा लेगा, 1 साल के लिए स्टोर कर लेगा कनक को। पर जो अर्बन कंज्यूमर है उसने हमेशा पैक्ड चीज लेनी है, पैक्ड ही आटा लेना है, पैक्ड ही दालें लेनी है, हर चीज पल्सेस एवरीथिंग उन्होंने पैक्ड लेना है, तो उनको नुकसान होगा। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ये चीज ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हम अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, उनके लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी किचन पे भी कंट्रोल करेंगे। कानूनों पर तमाम सारी चर्चा हुई, आपने अपनी बात रखी और साथ ही अभाव जी ने अपनी बात रखी। मेरे जो सवाल से मैंने भी किए, लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर अगर मैं सवाल करूं कि जिस सोच के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस दिशा में आंदोलन चल रहा था, क्या इसमें भटकाव आया है? रवनीत जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कोई भटकाव नहीं आया इस आंदोलन में। उसी रूपरेखा में आंदोलन चल रहा है। आज भी हमारे वही मुद्दे हैं, 3 जो ब्लैक बिल्स है, एमएसपी है, और जो 2 और थे, पोल्यूशन वाला और जो एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, वही मुद्दे हैं। आज भी हमारे वही है, 70 दिन पहले भी वही थे। इसमें कुछ आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, वॉट एवर हैपेंड ऑन 26, उससे बेनिफिट किसको हुआ? ठीक है ना? अगर हमें कोई बेनिफिट हुआ तो किसको हुआ? ये इसका आंसर आप दे दोगे। किससे करवाया, किससे हुआ? हमारा तो आंदोलन शांतमय पहले दिन से है जी। हमारी यहाँ तो यहाँ पे
मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, तो क्या हमारा तो परिवार है सारा यहाँ पे। हम तो रोटी यहाँ खाते हैं, सोते जहाँ हैं, तो हमें अलग अलग कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, पर हम सिर्फ किसान हैं जी, जो अपना किस्सा बचाने आए हैं, अपनी रोटी बचाने आए हैं, अपने बच्चों की इस शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, उसे ना छीना जाए हमसे। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों की बात शुरुआत में की गई थी आप लोगों की ओर से कि किसी भी पॉलिटिकल नेता की एंट्री नहीं होगी, हमें किसी का सपोर्ट, किसी का समर्थन राजनीतिक तौर पर नहीं चाहिए, हम खुद में सक्षम हैं इस आंदोलन को करने के लिए। लेकिन अब तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं किसानों से मिलने के लिए, उनके मंच पर पहुंच रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, इनको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए जी, क्या हुआ, जब अगर कोई आ रहा है, हमने पहले भी नहीं रोका था, पर हमने ये बोला था कि आपको माइक नहीं मिलेगा, आपको स्टेज पे हम टाइम नहीं देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर अब आप जी आ रहा हूं सर, अपनी बात पूरी करिए सर। आप पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई बंदे आ रहे हैं, अगर किसी ने आके आंदोलन में शमूलियत करनी है तो उसको रोकेंगे थोड़ा। अगर किसी उसके पार्टी के बंदे भी यहाँ पे बैठे हैं, कोई जो किसान है, तो वो इनसे मिलने भी आ सकते हैं, तो इससे हमें क्या दिक्कत है जी? अगर कोई आके हमारे आंदोलन में साथ दे रहा है तो हम उनको पास टाइम नहीं दे रहे, ना ही कोई स्टेज पे टाइम दे रहे हैं, ना ही उनको माइक दे रहे हैं। ये पहले दिन से हमारा जो है वही आज उसी पे खड़े है संयुक्त मोर्चा। ठीक है, मैं एक बार अभाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं जवाब ले लूं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए। अभाब जी आप अपनी बात रख सकते हैं सर। देखिए, फर्स्टली हमारी पार्टी का तो ये फैसला था, केजरीवाल साहब ने कहा था कि जाइए लेकिन अपने पार्टी के सिंबल्स बाहर छोड़ के आइए। मैं अपने परिवार के साथ खुद 2 बार सिंगू बॉर्डर जा आया हूँ। सो पॉलिटिक्स शुड बी ए पार्ट। लेकिन अब देखिए, किसान या जो भी लोग हैं, जो भी देश के नागरिक हैं, वो आइसोलेशन में तो जीते नहीं। अब सरकार ने अगर एक पॉलिटिकल पैंतरा इनके साथ खेला है तो हम मानते हैं कि ये कहते हैं कि हमें किसी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उससे हमारा मुद्दा डाइल्यूट होता है, हम इसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्जिस्ट करती हैं, हर उस ऑपोजिशन की ड्यूटी बनती है कि वो सरकार से सवाल पूछे, सरकार को घेरे और सरकार को कटघरे में खड़ा करे कि भाई इतनी मौतें हो गई, इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग तंग हो रहे हैं, आप क्यों इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे? अभाब जी, क्या अरविंद केजरीवाल पहले सहमत थे इन कानूनों से? जी, अरविंद केजरीवाल सहमत नहीं थे। ये जो कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उन्होंने लागू कर दी, ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं सर। जब केंद्र एक ऐसी सरकार ऐसी लॉ लाता है, उसको बाद स्टेट असेंबली को बाद में करना पड़ता है कि नहीं जी हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, और वो केजरीवाल साहब ने किया। लेकिन बाकी राज्य तो जिनको लागू नहीं करना था, उन्होंने अपना एक अलग से प्रस्ताव बनाया, एक उसमें सीधे तौर पर कहा कि हम केंद्र के जो कानून है उनको लागू नहीं होने देंगे, आप अपने स्तर पर अपनी विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे, उसको पास कराएंगे राज्यपाल के जरिए। जी बिल्कुल, और दिल्ली सरकार ने भी यही कहा। दिल्ली सरकार ने भी बिल्कुल यही कहा। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल ये कहा कि हम इन्हें नहीं लागू करेंगे और हम अपने हिसाब से करेंगे। सर बात सिर्फ इतनी है, देखिए ये जो बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई 26 तारीख को, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, किसानों की तरफ से नहीं हुआ। 97-98% किसान। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए, क्या कृषि सुधार बिल आने चाहिए थे? भले मैं इन कानूनों की बात नहीं कर रहा जो बीजेपी की सरकार लेकर आई है, अभी जो आए हैं इनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या आने चाहिए थे? जरूरत थी कृषि सुधार? बिल्कुल जरूरत थी कृषि सुधार की, और कृषि सुधार बिल आने चाहिए थे। लेकिन वो कृषि सुधार बिल लाने का तरीका ये है कि जो मेजर स्टेक होल्डर है इस सुधार आप जिसकी तरफ एम कर रहे हैं, जिससे आप बेनिफिशियरी बना रहे हैं, उससे बात कीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि आप स्टेक होल्डर हैं, उसे आप एहसास दिलाइए कि इससे आपका ये भला होगा, उसे एहसास दिलाइए कि चाहे शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी तंगी हो, लॉन्ग टर्म में आपकी जनरेशन सुधरेंगी। उनसे बातचीत करिए, उनसे वार्तालाप करिए। बुरी बात यह है कि जो सरकार का ये जो एरोगेंट एक तरीका था ना कि हम तो करेंगे भाई, जिसमें दम है रोक के दिखा दे, आज तक हम किसी भी कदम पे वापस नहीं मुड़े। आप जी ये बात कल प्रधानमंत्री ने कही थी कि एक बार आप इनको मानकर देखिए, एक बार अपना कर देखिए, फायदा ना हो तब आप कहिएगा, एक बार इन कानूनों के मुताबिक आप चल के देखिए, इस व्यवस्था को अपना कर देखिए। सर आप पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात बताइए, एक बारी कानून लागू हो गया, एक बारी एक सिस्टम बैठ गया, एक बारी सरकारी सिस्टम की पीठ टूट गई, एक बारी मंडियां टूट गई, फिर आपको लगता है कि किसी ने भी इसको छेड़ना भी है? एक बार ये किसान बॉर्डर से उठ तो जाएं,
एक बार ये उठ जाएं, सरकार अगले दिन इस चीज पे ध्यान देना छोड़ देगी। ये तो हम बहुत धन्यवादी हैं किसान भाइयों के, जो ये अकेली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनकी लड़ाई एंड में भारतीय मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की लड़ाई है। इनकी लड़ाई उनकी प्लेट में सस्ता अनाज पहुंचाने की लड़ाई है। इनकी लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर है, लेकिन इनकी लड़ाई वो जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है, एंड में कंज्यूमर है, उसको सही अच्छा सस्ता अनाज देने की जरूरत है। नहीं तो 60s की तरह जैसे लाइन में लगा जाता था राशन देने के लिए, वैसे दिन वापस आ जाएंगे। और थोड़े से घराने जैसे देखा है कि कोविड में जिनकी अपनी जो वैल्यूज हैं वो 3-4 गुना बढ़ गई हैं, वो बाकी सबकी जेब कटी है, आपकी मेरी हर हिंदुस्तानी की जेब कटी है। अगर बड़े घरानों के ऐसे ही अगर हमने भरने हैं पेट, तो फिर क्या फायदा। और मोदी जी कविता पढ़ रहे थे, वो देश बेच रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे मोदी जी, कम से कम किसान को तो बचा लीजिए, बाकी चीजों को हम नहीं बोलेंगे कुछ, कम से कम रोटी को बचा लीजिए। कितने राज्यों के किसान इस कानून से असहमत हैं अवाब जी? सर, इस टाइम तक अगर आप सिर्फ मोटा देखिए, जहां पे मंडीकरण स्ट्रॉन्ग था, जहां पे प्रोक्योरमेंट सिस्टम बढ़िया था, राजस्थान लगाइए, पंजाब लगाइए, हरियाणा लगाइए, वेस्टर्न यूपी लगाइए, महाराष्ट्र लगाइए, एमपी के कुछ भाग लगाइए, जहां पे मंडीकरण जहां सिस्टम चल रहा था, वहां से हर राज्य से किसान यहाँ पहुंचा है। तमिलनाडु के बेचारे किसान पहली देर आके चले गए, उनकी किसी ने सुनी नहीं। ये तो मोबिलाइजेशन मेरे हिसाब से तो। लेकिन सरकार कह रही है चक्का जाम का तो कोई असर हुआ नहीं। देखिए सर, सरकार का काम है कहना, सरकार ने तो कहना ही है, वो तो अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे। मैं अब सबसे पहले तो आभारी हूँ आपका और आप जैसे कुछ अच्छे चैनलों का और पत्रकारों का, जो दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं और जो कम से कम सरकार से बात पूछने की हिम्मत रखते हैं। हम कहते हैं कि चक्का जाम का असर आप मानेंगे नहीं। मेरे पड़ोस में से कम 4 परिवार ऐसे थे, सुबह जब निकले नहीं किसी को पता था, उन्होंने फैक्ट्री जाने तक का प्रोग्राम छोड़ दिया। हालांकि शहर के अंदर ज्यादा कोई रोक नहीं थी। उन्होंने कहा भी छोड़ो, हम समर्थन करते हैं। चक्का जाम का असर लोगों के दिलों में हुआ। जैसे 26 तारीख की घटनाओं से हर व्यक्ति आहत हुआ, हर व्यक्ति को दर्द हुआ कि ये क्या हो गया, इतना खूबसूरत सारा कुछ इतना पीसफुल चल रहा था, ये कैसे हो गया। लेकिन बाद में लोगों को समझ आई कि ये तो षड्यंत्र था। वैसे ही सर, चक्का जाम कामयाब रहा है, कंप्लीट रहा है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल रवनीत जी से है, सर कैसे हुआ 26 जनवरी को? क्योंकि आरोप सरकार के ऊपर आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ तौर पर ही कहना है कि ऐलान किसने किया था और बयानबाजियां किसकी ओर से हुई थी। ट्रैक्टर दिल्ली में जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, ये तमाम सारी जो भी बयान हुए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या इससे भड़काव की स्थिति बनी? रवनीत जी, मैं बताना चाहता हूँ, 26 को मैं यहाँ पे ही था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जो रूट हमें दिया गया था हम उसी पे जाना चाहते थे, पर क्या हुआ, वो रूट आगे से ब्लॉक किया हुआ था। वहाँ पे प्रशासन से हमने बहुत मिन्नतें की कि इस रूट को ओपन किया जाए, यहाँ पे कौन शरारती अनसर खड़े हैं, इनको रोका जाए, हमें ये रूट पे जाने दीजिए। उस रूट को छोड़ के जो दिल्ली की तरफ रूट था, उस देखो, मेरे को तो आपको पता है कि आप लाल किला कैसे जाते हो, जब भी कभी गए और जीपीएस लगा के गए हैं, तो जो मेरा किसान इतनी दूरों से आया, इतनी दूर से आया, 500-500 किलोमीटर से ट्रैक्टर से आया, उसे क्या पता किस तरफ जाना है। जिस तरफ गाइड करोगे उसी तरफ जाएगा ना वो। तो उसको गाइड ही गलत किया, तो वो उसको पता ही नहीं था। अभी उन पे पर्चे डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ मिला नहीं। अभी किसान को ऐसे करो, उसको तिहाड़ में डाल दो, उसको डाल दो, इनके लीडरों को डाल दो, ताकि आंदोलन किसी ना किसी तरह इसको सप्रेस कर दे और ये खत्म हो जाए। पर मैं बताना चाहता हूँ, जब अवाम उठ के आता ना, तो ये बहुत बड़े तानाशाह आए हैं, इनको झुकना ही पड़ता है। रवनीत जी, अगर गलत रूट पर किसानों को भेज दिया गया था तो वहां पर उपद्रव कैसे हो गया और लाल किले पर झंडा कैसे फहरा देगा कोई? कैसे वहां पर पथराव हो जाता है, किस तरह से मारपीट शुरू होती है? तस्वीरें बेहद डरावनी भी थी और शर्मनाक भी थी। बिल्कुल बताना चाहता हूँ जी, अगर पहले कहीं पे टीयर गैस होगी, कहीं पे वाटर कैनन थ्रो होंगे, तो कुछ पता नहीं इनके। मुझे तो कुछ वीडियोस ऐसी भी मिली हैं जिसमें किसी ने पुलिस की वर्दी डाली है, किसी ने कुछ डाला है, तो पता ही नहीं लग रहा कि वो बंदे कौन थे जी जो वहां पे। अगर हमारे तो लोग मिसगाइड होके चले गए, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको जो। सर देखिए, सवाल ये है कि आप कोई भी बात करें या फिर सरकार किसी भी तरीके से इस बात को कहे,
लेकिन सवाल ये है कि जो 40 संगठन खड़े हुए थे, 40 नेता खड़े हुए थे जो सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे और ये आश्वस्त कर रहे थे कि 26 जनवरी को जब किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी तो ये एक संदेश जाएगा किसानों की एकता का और ये बेहतर परेड होगी और इसमें किसी तरह की कोई हिंसा उपद्रव नहीं होगा। तो फिर वो 40 नेता कहाँ गए? कहाँ गए वो 40 नेता जो उन किसानों को या फिर उन लोगों को रोक नहीं पाए जो गलत दिशा में जा रहे थे? क्या उनकी ओर से एक बार भी ये कहा गया कि नहीं ये गलत रास्ता है, यहाँ पर नहीं जाना? या फिर जब हिंसा हो रही थी तब किसी का एक भी बयान सामने आया उस दौरान? मैं बताना चाहता हूँ ये किसान नेता कहाँ गए? किसान नेता को जो रूट मिला था टिकरी वाला सारा रूट फॉलो करके किसान नेता वापस गया। जो जहाँ जहाँ से हमें डायरेक्शंस मिलती रही, सिंगू बॉर्डर से 10 किलोमीटर पे जो आगे जाके कट था राइट वाला, वहां तक हम गए। पर जब वहां पे प्रशासन खड़ा बोल रहा था कि दिल्ली वाला रास्ता साफ है, इधर चले जाओ, इधर वाला ब्लॉक हो गया जो आपको दिया हुआ है आंदोलन के लिए जो हमारा रूट तय हुआ था, तो हम नहीं आगे नहीं गए। क्योंकि अगर कोई गया हम तो उनको रोक रहे थे कि ये हमारा रास्ता नहीं। पर इतना ज्यादा हड़कंप मच गया था कि लोगों को पता नहीं लग रहा था, ट्राली आगे जा रही थी जैसे तैसे। अब 40 लोग कहाँ कहाँ डिवाइड होकर किस किस को रोक सकते हैं जी? फिर भी हमने लोगों को अपील की कि वापस आ जाओ, हमें प्रेस। यानी आप ये मान रहे हैं कि जो पहले से कहा जा रहा था और ये जिम्मेदारी ली जा रही थी कि इस आंदोलन में कुछ भी हिंसक नहीं होगा, ये कहना नहीं चाहिए था पहले? क्योंकि 40 लोग अगर इतने लोगों को नहीं रोक सकते हैं तो इस बात की गारंटी भी नहीं लेनी चाहिए थी फिर? बिल्कुल बताना चाहूंगा जी, 40 लोगों ने जो आज 70 दिन का आंदोलन चलाना है, सिर्फ ये 40 लोगों की वजह से चल रहा है। ये अगर शांत पूर्वक है उनकी वजह से कर रहा है। सरकार तो बहुत तरह के, लेकिन अब सर 40 लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अब सिर्फ राकेश टिकैत दिख रहे हैं। कभी को ब्लेम करती है, कभी कुछ करती है। रवनीत जी अब सिर्फ राकेश टिकैत दिख रहे हैं, बाकी लोग नजर नहीं आ रहे हैं अब। और अब जो केंद्र है वो भी गाजीपुर बॉर्डर बन गया है, पहले सिंगू बॉर्डर था। इसकी वजह एक मैं बताना चाहता हूं जी, गाजीपुर बॉर्डर पहले थोड़ा सा वीक था, पर अगर वहां पे जाके इन्होंने उठाना चाहा हमारे भाइयों को तो सारे भाई एक साथ इकट्ठर होके वहां पे गए। वहां पे पंजाब वाला भी चला गया, यूपी वाला भी चला गया, हरियाणा वाला भी चला गया। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी का ही बयान है, कभी दौड़ में सर ऐसा तो नहीं कि जो सिंगू बॉर्डर था या बाकी बॉर्डर्स का आप नाम ले रहे हैं वहां पर किसान हो ही ना, वहां से अब लोग उठकर जा रहे हो? क्योंकि 26 जनवरी के बाद 2 संगठनों ने तुरंत शाम होते होते अपना हाथ खींच लिया और बाकी लोग भी धीरे धीरे उठकर जाने लगे थे। जो जितने वो 27 और 28 को वापस गए हैं। यहाँ पे हर ट्राली का हमारे पास इस पे रिफ्लेक्टर लगा है, तो हमने टोल पे रुक के हमने अंदाजा लगाया था, सिर्फ 10 ट्राली वापस गई थी उसमें से। पर अगले दिन क्या हुआ, 500-700 ट्राली और आ गई। अभी 2 में इतना ज्यादा रश है कि पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। 26 से पहले इतना रश हुआ ही नहीं कभी जो आज था। 2-2 घंटे का जाम लग रहा है, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं और फैमिलीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। लोगों का सपोर्ट और बढ़ गई किसानों के साथ। लोगों को पता लग गया कि ये बिल हर अवाम के लिए, हर सेक्शन के लिए बुरे हैं, तो इस वजह से लोग और जुड़ रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा इकट्ठर हो गए सर। चलिए ठीक है, अभाब सिंह जी सर, तमाम सारी बातें रवनीत जी ने कही हैं, कई सारे सवाल भी मैंने उनसे पूछे, लेकिन अब सवाल यही है कि कैसे गतिरोध ये खत्म हो? क्योंकि सरकार कह रही है हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं हम कानून वापस जब तक नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बयानबाजियां अब चेंज हो गई हैं। पहले कुछ और बयान किसानों के आते थे, अब उनमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है। सर देखिए, ये इसका समाधान तो बातचीत से होगा। एंड ऑफ द डे जो पावर्स दैट वी, जो सारा जो सिस्टम जो चलाते हैं वो तो सरकार है, तो समाधान तो सरकार को ही ढूंढ के देना पड़ेगा। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि उभर के आए हैं राकेश टिकैत जी, किसान नेता के रूप में इनकी आवाज, किसानों की आवाज बन के उभरे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। जो किसानों को अलग अलग धर्मों में बांटने की कोशिश हो रही थी, जो इस आंदोलन को एक तरह से एक धार्मिक रूप देने की कोशिश हो रही थी, वो उसमें जो शक्तियां ये करना चाहती थी नाकामयाब रही हैं। और इसका सबूत यह है कि राकेश टिकैत जी सारे किसानों की आवाज बन के उभरे हैं, पहली बात। लेकिन सर यहाँ पर आपकी दूसरी बात सुनने से पहले बीच में मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाह रहा हूं। अगर मैं सही हूं तो राकेश टिकैत का नेतृत्व क्या आपको सही लग रहा है? क्या मजबूती के साथ वो नेतृत्व कर पा रहे हैं? क्योंकि मुझे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो महेंद्र टिकैत की बातों में इतना दम हुआ करता था कि उनकी आवाज में, उनकी एक आवाज से
लाखों हजारों किसान रुक जाते थे या फिर चल दिया करते थे, और आज तक उनके आंदोलनों में कभी इस तरीके की हिंसा नहीं हुई। जी जी, देखिए, अब उस पे टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूँ सर? मैं तो एक छोटा सा आम व्यक्ति हूँ, लेकिन नहीं, आपने कहा ना कि वो बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने तमाम लोगों को एकजुट कर दिया, लेकिन मैं उसी पर मैं अपनी बात कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर राकेश टिकैत इसका नेतृत्व कर रहे हैं तो जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, क्या उस जिम्मेदारी को वो निभा पाए? जी, पूरी तरह से निभा पाएंगे। राकेश टिकैत जी, देखिए, हर बंदे का काम करने का सिस्टम अलग होता है। नो टू पीपल कैन बी आइडेंटिकल, चाहे वो बाप बेटा भी हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बहादुरी से डटकर सामना किया, तो जब सबसे ज्यादा विपदा का समय था, उससे उनका कैरेक्टर और लीडरशिप क्वालिटी नजर आती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो तो बार बार टिकैत साहब की मैं स्पीचेस सुनता हूँ, वो बार बार कहते हैं कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है भाई, हमारा फैसला हमारी कलेक्टिव लीडरशिप लेगी। तो अब जो बात है वो सरकार की, इट इज द बॉल इज टोटली इन सरकार, द गवर्नमेंट्स कोर्ट सर। सरकार अगर, और मेरे को बाजवा साहब की स्पीच में अच्छा ये लगा, उन्होंने कहा कि आप स्टेट्समैन बनिए, आप दूसरी बारी प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब आप कम से कम दरियागिरी दिखाइए। वो जो मैं तू है और जो बुलडोजिंग है उसे बंद कीजिए। किसान और किसान, सर आप मुझे बताइए, 2 रातें हम घर से बाहर रहते हैं तो तकलीफ होती है, ये बेचारे 2 महीने से ऊपर से बैठे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें। किसे अच्छा लगता है सर सड़कों पे सोना? किसे अच्छा लगता है सर्दियों में ऐसे बाहर रहना? कोई तो तकलीफ होगी, थोड़ा सा तो दर्द करिए, थोड़ा सा तो दर्द। ठीक है, अब समय की कमी है इसलिए मैं चाहूंगा सर आखिरी चर्चा के आखिरी दौर में रवनीत जी से कुछ फाइनल कमेंट लूं। रवनीत जी, क्या उम्मीद करें? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आप लोगों की समस्या का समाधान हो और जो परेशानियां हमारे किसान भाइयों को उठानी पड़ रही हैं वो ना हो। बिल्कुल जी, हम तो रेडी हैं, सरकार की वेट कर रहे हैं कि सरकार हमें कब बुलावा दे, हम जाके बातचीत करें तो इसका कोई हल निकाल सके। हम तो तन मन से जैसे बोलेंगे हम तैयार हैं जी। हम तो इतने दिन से हमारे भाई बहन कितने बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं जी, आज भी एक शहीद हुए हैं कि हमसे देखा नहीं जाता जी। जब कोई यहाँ से अर्थी जाती है ना तो हमें पता है हमारे दिल पे क्या बीतती है। हमारे ये बुजुर्ग हैं, हम इनके साथ रहे हैं 70 दिन से, तो अगर किसी के साथ चाय भी पी लेते हैं ना तो उसके साथ भी रिश्ता बन जाता है। इनके साथ तो अब हमारा खून का रिश्ता है, तो हमें पता है कि हम क्या दुख हंडा रहे हैं जी। चलिए, हमारे अंदर जाग के नहीं देख सकता। तो यही गुजारिश करूंगा कि जो अगर सरकार का कोई नुमाइंदा सुन रहा है तो सरकार को बताए कि ये भी एक इंसान है, ये कोई और नहीं, ये इंसान है। किसान है तो फिर क्या हुआ, है तो इंसान ना। चलिए, बहुत शुक्रिया रवनीत जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, आप चर्चा में जुड़े, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। अबाब सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। खैर, 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बयानबाजियां भी लगातार सामने आ रही हैं और यह भी आरोप लग रहा है कि अब यह आंदोलन पॉलिटिकल हो चुका है। लेकिन समाधान कैसे निकलेगा, सर्वोपरि यह होना चाहिए। फिलहाल पंजाब डिबेट से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।